नमस्ते। घृण संहिता की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आसन का प्रकरण हम चला रहे हैं, तो आसनों की खूबी, आसनों का नामकरण कैसे हुआ, क्या उसका अर्थ होता है, उसकी डिटेल्स को हम जान रहे हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम 4 आसनों की चर्चा करेंगे: पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, गरुड़ासन और मयूरासन। चारों की खूबी, चारों का नामकरण और इनकी विशेषता जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते शुरू करते हैं पश्चिमोत्तानासन से। पश्चिमोत्तानासन की संधि विच्छेद करें तो पश्चिम और उत्तान मतलब पश्चिम प्रदेश को तानना, उसको खींचना। तो पश्चिम प्रदेश जो है वो क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर का कौन सा भाग पश्चिम है, कौन सा भाग पूर्व है, कौन सा उत्तर है और कौन सा दक्षिण है, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि आप अपने आप को पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं, माने जहाँ से सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा होती है, जहाँ पे सूर्य छिपता है वो पश्चिम दिशा होती है। उसके यदि आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं यानी कि पूर्व की तरफ, तो उसके उत्तर यानी कि लेफ्ट में उसका उत्तर है और राइट में उसका दक्षिण है। ये हमारी दिशाओं का, 4 दिशाओं का सार है। माने जहाँ से सूर्य निकल रहा है वो पूर्व है, और जहाँ सूर्य छिप रहा है वो पश्चिम है, और इस पूर्व और पश्चिम के लेफ्ट साइड में उत्तर है और इसके राइट साइड में दक्षिण है। यानी कि दक्षिण से आपको समझ गया कि राइट को हम दक्षिण कहते हैं और लेफ्ट को हम उत्तर कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सामने ईस्ट है, पीछे वेस्ट है और लेफ्ट में आपका उत्तर है और राइट में आपका दक्षिण है, यानी कि नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा है। तो सबसे पहले आप पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो शरीर का आगे वाला भाग आपका यूज हो रहा है, तो शरीर के सामने वाले भाग को पूर्व प्रदेश कहेंगे। जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, जो पीछे का जो हिस्सा है वो पश्चिम प्रदेश हुआ आपका। माने पश्चिम कौन सा हुआ, कमर की तरफ जो एरिया है वो पश्चिम हुआ, और बाएं हाथ की तरफ हुआ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ हुआ दक्षिण। तो 4 दिशाएं इस प्रकार से शरीर को निर्धारित करती हैं। आपको एज ए टीचर इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल्स बात कर रहा हूं, केवल 4 आसनों को लेकर के। आपके फीडबैक चाहिए मुझे इसमें। इसमें पश्चिम प्रदेश हमारी कमर हुई, और इसमें कहा पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिम प्रदेश को उत्तान यानी कि तानना। अब आगे की तरफ इसको तानना पश्चिमोत्तानासन है। माने पश्चिम भाग को आगे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि आगे की तरफ खींचेंगे पूर्व की तरफ तभी बात बनेगी। तो हम दोनों पैरों को सीधा करके बैठते हैं दंडासन में, और श्वास भर के और फिर श्वास नीचे जाते हुए श्वास को छोड़ते हुए पैरों के पंजे या अंगूठे हम पकड़ते हैं और अपनी कमर को मैक्सिमम आगे की तरफ तान देते हैं, खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। इसको कहा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम प्रदेश को आगे की तरफ खींचना, उसको धकेलना, उसको हम कहेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसमें आपकी जो छाती का जो हिस्सा है वो घुटनों के पास रहेगा, आपका जो मुंह है वो आपकी पिंडलियों के पास आएगा। टेक्निकली हम बात करें तो बहुत सारे व्यक्ति बात करेंगे कि घुटनों से सिर लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली घुटनों से सिर लगेगा। हाँ, घुटनों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि घुटनों की तरफ सर लेकर के जाने को, यदि टेक्निकली आप देखें घुटनों से सर लगाएंगे तो कमर में एक आपका कूब बनेगा, मतलब आपकी वहां से कमर उठी रहेगी। हमें कमर को फ्लैट करना है, हमारे जो पेट है वो थाइज के साथ चिपक जाना चाहिए, और यदि पेट हमारा थाइज से चिपकेगा तो हमारा नेचुरली जो मुंह है वो घुटनों से बहुत आगे चला जाएगा और घुटनों पे हमारी गर्दन का हिस्सा आएगा, या छाती का अपर भाग या गर्दन हमारी कम से कम घुटनों पे आएगी टेक्निकली जब आप इसको करके देखेंगे। तो सूत्रकार ने कहा कि घुटनों पे सर लगाना है, तो घुटनों की तरफ वो जाना है, घुटनों के ऊपर नहीं लगाना है। तो घुटनों से नीचे सर को लेकर के जाएं यदि आपको पश्चिमोत्तानासन का पूरा लाभ लेना है। तो अपने पश्चिम प्रदेश को आगे की तरफ तानने को पश्चिमोत्तान कहा है, उसको सामने की तरफ तानना। ये पश्चिमोत्तानासन के पीछे का विज्ञान है जो आपको जानना चाहिए। तो पश्चिम प्रदेश कौन सा है, कमर है, उसको सामने की तरफ तानना पश्चिमोत्तानासन, उसको सामने की तरफ खींचना, ये पश्चिमोत्तानासन है। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट आसन माना है। भगवान शिव ने भी इस आसन की प्रशंसा की है, शिव संहिता में आप देखेंगे, और बहुत सारे ऋषियों ने इस आसन को बहुत अच्छा बताया है। इस आसन से सारे पेट के, उदर के रोग सारे समाप्त होते हैं। पेट को पतला करने के लिए पश्चिमोत्तानासन से बेहतर कोई आसन नहीं बताया।
माने पेट को पतला करने के लिए, जिनका पेट मोटा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, माने पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए पश्चिमोत्तानासन से बेहतर आसन शायद ही कोई हो। तो पेट के सभी रोगों को समाप्त करता है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और आपके अंदर कांति, चमक, ओज, तेज ये सब पैदा करने का काम करता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने का काम पश्चिमोत्तानासन के माध्यम से होता है। इतने सारे खूबसूरत खूबसूरत इसके लाभ हैं और इसको करें और पेशेंस बहुत डेवलप होता है, कंसंट्रेशन, पेशेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। हाँ, जिनको बैक पेन है, जिनको कमर दर्द है, जिनको सर्वाइकल है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं और ये पश्चिमोत्तानासन के बारे में मैंने जानकारी आपको दी। इसके बाद हम बात करेंगे भुजंगासन की। पश्चिमोत्तानासन का पूरक आसन है, माने काउंटर पोज करना है। पश्चिमोत्तानासन के बाद भुजंगासन, भुजंगासन के बाद पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन के बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंग यानी कि सर्प, यानी कि सांप, यानी कि स्नेक, स्नेक के ऊपर इसका नाम है। जिस प्रकार सांप अपना फन फैला के रखता है, वैसे ही हमने अपने मुंह को फन की तरह बना करके खड़े हो जाना है। ये सांप की छाती होती है, ये सांप की गर्दन है और ये सांप का मुंह है। इस प्रकार की शरीर की आकृति और ये शरीर सांप का पेट होता है। तो पेट तक सांप ऊपर उठता है और फिर वो बाकी का हिस्सा है वो जमीन पे रहता है सांप का। जब भी आपको सांप को फन उठाए देखा हो तो सांप सामने ऐसे फन उठा के रखता है और ये जो हिस्सा है उसका फेस होता है, माथा होता है और ये उसका मुंह और गर्दन का एरिया होता है, ये उसकी छाती होती है और ये उसका पेट होता है। पेट के नीचे का हिस्सा जो पैरों का वो जमीन में रहता है और पेट तक उठा होता है। तो यानी कि आपकी जहाँ पे बेल्ट आप बांधते हैं या पाजामा जहाँ पे बांधते हैं या लंगोट जहाँ पे बांधते हैं, उस हिस्से तक अपने शरीर को उठाना है, या नाभि तक का कहें, नाभि के थोड़ा सा नीचे तक का हिस्सा, और बाकी का हिस्सा जमीन में रहेगा। तो मूढ़े लेट करके किया जाने वाले आसनों में है। बैक बेंडिंग का बहुत खूबसूरत आसन है। सूर्य नमस्कार का 7वां आसन है भुजंगासन। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसमें हम सर्प की भांति अपने शरीर की आकृति करते हैं, इसलिए इसको सर्पासन, भुजंगासन, स्नेक पोज इन नामों से जाना जाता है। और अच्छी मज़ेदार बात है कि सूर्य नमस्कार में भी इस आसन को शामिल किया गया है। अब भुजंगासन में क्या सावधानी रखनी है? शोल्डर को डाउन रखना और चेस्ट को अप रखना है। कई लोग भुजंगासन करते हुए ऐसे कर लेते हैं, उससे आपकी छाती के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है, कमर के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। तो ये नहीं करना, ये करना है आपके शोल्डर डाउन, चेस्ट अप और सामने देखना है। बहुत सारे व्यक्ति इसमें गलती करते हैं कि पीछे की तरफ देखते हैं। मैं भी पहले पीछे की तरफ देखता था, लेकिन कभी सांप आपने देखा हो जब फन उठाता है तो कभी पीछे की तरफ तो नहीं जाता, फिर तो आकृति ही चेंज हो जाएगी। ये रहता है, सांप सामने देखता है, सांप का फेस, सांप का मुंह, सांप की आंखें सामने होती हैं। तो इसलिए जब भुजंग आसन करें तो सामने चेहरा हो, गर्दन सामने हो, ना कि पीछे की तरफ। ये एक चर्चा का विषय हो सकता है और सभी विद्वान इस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी को मेरी ये बात गलत लगे या कोई कहे कि पीछे की तरफ मुंह होना चाहिए, हमारे गुरुकुल में, हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे आश्रम में, हमारी परंपरा में ऐसा सिखाया गया है, तो इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, सकारात्मक चर्चा। उसका जो रिजल्ट आए वो हम सबको मानना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सामने की तरफ देखना है, ना कि पीछे की तरफ। सामने की तरफ देखना है सर्प की भांति। इससे चेस्ट को बड़ा जो फैलाव है, चेस्ट का फैलाव होता है, आपके लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पेट को की चर्बी को खत्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, फ्रोजन शोल्डर को दूर करता है, आपके कंधों में, हाथों में मजबूती देता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को स्ट्रेंथन देता है, उसके अलावा बैक को स्ट्रेंथन देता है, सर्वाइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीरता के लिए, यानी कि आप में वीरता और दक्षता भरता है भुजंगासन। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कमर दर्द के लिए पूर्ण भुजंगासन नहीं करेंगे, उसके लिए अर्ध भुजंगासन आप करेंगे, जिसमें कोहनियों तक के हाथों को आप टिका के रखेंगे ताकि कमर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। और यदि नियमित रूप से करते हैं तो पूरा भुजंगासन आप करें। ये इसमें सावधानी। तो भुजंग सर्पासन सर्प के नाम पे है, सर्पासन भी कहते हैं, स्नेक पोज इंग्लिश में कहते हैं, और भुजंगासन और सर्पासन इसको हिंदी में कहते हैं। ये आपने देखना है कि ये हमारा सर्पासन या भुजंगासन हुआ। इसके लाभ मैंने बताए, विधि मैंने बताई, इसके ऊपर जरूर चर्चा करना और कमेंट भी मुझे करना कि आप कैसे करते हैं। मुझे बताइएगा आप गर्दन को, मुंह को सामने रखते हैं या गर्दन को पीछे करते हैं, ये मुझे जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि करते हैं तो कौन सा सही है आपकी दृष्टि में, आप विश्लेषण करें, आप खुद अपने एनालाइज करें, विश्लेषण करें कि कौन सा सही होना चाहिए। अपने गाइड पे, अपने टीचर पे, अपनी परंपरा में, अपने गुरुओं पे जरूर पूछें और इस तर्क को लेकर के बात करें जो
मैंने आपको तर्क दिया, और फिर मुझे फीडबैक दें, बहुत अच्छा रहेगा। उससे सकारात्मक बात निकलेगी, जो भी एक कॉमन प्रोटोकॉल की बात निकलेगी हम सब उसको मानने का प्रयास करेंगे, और एक्सेप्टेंस के भाव के साथ, स्वीकार्यता के भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। तो 2 आसन हुए, भुजंग आसन और पश्चिमोत्तानासन। तीसरा आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ पक्षी होता है जो उड़ता है हवा में, तो उड़ने वाले पक्षी के नाम पे गरुड़ पक्षी है। गरुड़ पक्षी उड़ता है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त होती है गरुड़ पक्षी की। तो उसलिए उसकी विधि क्या है, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को साइड में करेंगे, और बाएं पैर के ऊपर से बाहर आगे की तरफ से लेकर जाते हुए पैर पे पैर लपेटेंगे, और ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ लपेटेंगे। जिस पैर के ऊपर पैर लपेटा है उसी हाथ के ऊपर हाथ लपेटेंगे, और जिस फिर पैर को बदल लेंगे। पहले बाएं पैर को दाएं पैर के आगे से घुमाते हुए लपेटेंगे, और फिर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से लपेटेंगे, और फिर जो आकृति आपकी बनेगी वो गरुड़ पक्षी की तरह बनेगी, जो कि हवा में उड़ता है। तो गरुड़ पक्षी के नाम पे इस आसन का नाम रखा गया है। उड़ने वाला होता है, कंसंट्रेशन बहुत होती है, इससे आपके हाथों पैरों की जो आकृति है वो बहुत सुंदर बनेगी, स्ट्रेंथन आएगा, मसल पावर बढ़ेगी आपकी। आपकी जो पैर हैं, जो उसकी हैमस्ट्रिंग मसल, आपकी काफ मसल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके नी कैप स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ साथ आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर बहुत मजबूत होंगे, और आपको हाथों की कोई डिजीज़ नहीं होगी। हाथों की जो कई बार आकृति खराब हो जाती है, हाथों में बहुत सारा गैप होता है, पैरों में गैप होता है, उस गैप को कम करके एक आइडल जो अलाइनमेंट है बॉडी की, वो बॉडी की अलाइनमेंट बहुत अच्छी होती है। स्पेशली पैरों की और हाथों की अलाइनमेंट सुधरने का काम होता है गरुड़ासन के माध्यम से। तो गरुड़ एक पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी है जो हवा में उड़ता है, उसके नाम पर इस गरुड़ासन का नामकरण हुआ है। और इसके बेनिफिट मैंने बता दिए। इससे कभी भी आप देखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ के लिए, जिनको हम कहते हैं टेस्टिस की जो प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत कारगर ये होता है। पैरों की आकृति को बहुत अच्छा बनाता है। हैमस्ट्रिंग और काफ मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, इनको भी दुरुस्त करने का काम आपका गरुड़ासन करता है। इसके बाद चौथा जो आसन है वो मयूरासन है। मयूर यानी कि मोर जो पक्षी होता है, उस मोर पक्षी के ऊपर इसका नामकरण हुआ है। मोर की आकृति कैसी होती है? मोर की आकृति होती है, उसके 2 ही पैर होते हैं और वो पेट में लगे होते हैं, बाकी पीछे से और आगे से वो बैलेंस होता है। माने बीच में पैर हैं, पेट में उसके पैर होते हैं, और पीछे और आगे से वो इक्वल रहता है। तो ऐसे ही जब हम दोनों हाथों को भूमि पे टिका करके अपनी दोनों कोहनियों को पेट के दोनों साइड यानी कि नाभि के लेफ्ट और राइट में लगा करके अपने शरीर को तान देते हैं, मतलब हमारा सिर और हमारा जो पंजे हैं, एड़ियाँ हैं, वो एक सीध में रहें, इस बैलेंस में अपने शरीर को तानना, मोर की भांति अपने शरीर की आकृति को बना लेना। मोर के भी 2 पंजे ही होते हैं और हमारे भी 2 पंजे टिके होते हैं, और पूरा शरीर उन कोहनियों के ऊपर भार रहता है। तो ऐसे ही मोर का भार भी उसकी दोनों कोहनियों पे रहता है। उसको पैर कहें, हाथ कहें, वो पंजों पे ही रहता है। वो पंजे होते हैं उसके मोर के, तो उन पंजों पे पूरे शरीर का भार होता है। ऐसे ही अपने शरीर के भार को पंजों के ऊपर टिका के रखना। कोहनियाँ पेट में लगेंगी और जमीन पे केवल पंजे रहेंगे, जैसे कि मोर के रहते हैं। इस आकृति को हम मयूरासन का नाम देते हैं, क्योंकि मोर से ये आकृति जो हमारी मैच करती है। इसमें मोर की विशेषता क्या है? वो कंकड़ पत्थर भी खाता है, वो भी हजम हो जाता है। माने कभी भी अपच की या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कभी भी मोर को नहीं होती है। पिकॉक पॉज भी कह देते हैं इसको इंग्लिश में। इसी भांति जो व्यक्ति मयूरासन करता है, वो यदि खाने में विष भी हो, विष का मतलब यहाँ पे क्या है, यदि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, गलत आहार आप ग्रहण कर लेते हैं, ज़्यादा आहार आप ग्रहण कर लेते हैं, गरिष्ठ भोजन आपका यदि होता है, उसको भी शीघ्रता से पचाने की क्षमता मयूरासन में होती है। इसलिए यहाँ पे मयूरासन की जो बेनिफिट है, यानी कि यदि गरिष्ठ भोजन कर लिया या कोई खराब भोजन आपने कर लिया, या उस भोजन में कोई विषाक्त तत्व थे जिनसे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, तो उस खतरनाक या खराब भोजन को भी मयूरासन करने वाले की जठराग्नि इतनी प्रदीप्त होती है कि उसको भस्म कर देती है, उस विष को, और उसको पचा लेती है, उसको समायोजित कर देती है शरीर में। तो शरीर में सभी प्रकार के खाने को समायोजित करना, पाचन तंत्र को दुरुस्त करना, इस मयूरासन की सबसे बड़ी विशेषता है। और इससे चेहरे पे बहुत चमक आती है, आभा मंडल बहुत शानदार बनता है। इस आसन की बहुत बड़ी विशेषता यही है कि पाचन तंत्र मजबूत बनता है, शरीर में आपकी बाजुएं बहुत मजबूत बनती हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं, शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और बैलेंस का ये आसन है। इसके साथ साथ मुंह पे लाली बहुत आती है, चमक बहुत आती है।
पाचन तंत्र तो दुरुस्त रहता ही है, साथ ही महिलाओं को इस आसन को करने से बचना चाहिए। उसका कारण ये है कि मयूरासन एक ऐसा आसन है जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड आसन है, स्पेशली लेडीज के लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम नाभि के दोनों तरफ कोहनियों को जहाँ टिकाते हैं, ठीक इसी जगह पे महिलाओं का गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय अपने स्थान से मिसप्लेस ना हो जाए, गर्भाशय इधर उधर ना हो जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए, महिलाओं को भी नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं डिलीवरी से यानी कि जिनको बच्चे नहीं पैदा करने हैं, जिनकी संतान हो चुकी है और जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा है या आगे संतान उत्पन्न नहीं करनी है, वो इस आसन को करें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि उससे पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। लेकिन कई बार गर्भाशय मिसप्लेस होने की जो समस्या है, वो जो अभी जिन्होंने शादी नहीं करवाई है, यानी कि जो लड़कियां हैं, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम आ सकती है गर्भाशय की। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको प्रोहिबिटेड कहा गया है। बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में कहा कि महिलाओं को या लड़कियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को मैं देखता हूँ इस आसन को करते हुए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो मैसेज गलत चला जाएगा। मान लीजिए आप प्रेगनेंसी से, डिलीवरी वगैरह से सबसे निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आपको देख करके नई लड़की उस आसन को कर सकती है। ऐसी महिला भी कर सकती है जिसकी अभी उसको डिलीवरी करनी है, प्रेगनेंसी जिसको लेनी है अभी। ऐसी भी महिलाएं हैं जो प्रेरित होकर के, आपसे प्रभावित होकर के उस आसन को करने का प्रयास कर सकती हैं। तो आप दूसरों को गलत प्रेरणा ना दें, इसलिए महिलाओं को इस आसन को करने से बचना चाहिए। ये मेरी खुद की मान्यता है, ऐसा इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, और यदि चर्चा होगी तो सकारात्मक परिणाम इसके निकलेंगे। तो तथ्यों के साथ इस पे बात हो। तो ये मयूरासन है, उसकी सावधानी मैंने बता दी, खूबसूरती मैंने बता दी। इसमें लाभ में कहा कि भयानक से भयानक विष को पचा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सल्फास खा लें या कोई ऐसा लिक्विड पी लें जो जहरीला लिक्विड है और फिर हम मयूरासन करें और हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। भयानक विष या विषैली चीज का किससे तात्पर्य है? जो भोजन गलत तासीर का हम खा लेते हैं। मान लीजिए घी के साथ शहद खा लिया तो अंदर जाके पॉइजन बनेगा, जहर बनेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, दूध का और दही का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होता, गर्म का ठंडे के साथ, ठंडे का गर्म के साथ एकदम से हम खा लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन गलत होता है। तो कॉम्बिनेशन अंदर जा करके सड़ान उत्पन्न करेगा, वो विष पैदा करेगा, और जो बॉडी में जो विष बनते हैं अपने आप से, जो विषाक्त तत्व बनते हैं, उनको जहर कहा गया है। तो यहाँ पे कोई बाहरी जहर की बात नहीं की गई कि कोई खाने में कोई जहर मिला दे तो मयूरासन करने वाला उस जहर से बच सकता है। हाँ, छोटे मोटे जहर को वो आराम से डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि कोई भी जहर वो खाए और बचा रहे, ऐसा नहीं है। जो भोजन, गलत भोजन करने से, जो विषाक्त तत्व भोजन के माध्यम से आने से, उस विषाक्त तत्वों को वो डाइजेस्ट करके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचने देता। यही ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो आपको व्याख्यान कैसा लगा, इसमें क्या क्या सुझाव है, मयूरासन को लेके क्या सुझाव है, क्या प्रतिक्रिया है? भुजंगासन को लेकर मैंने कहा था कि कमेंट जरूर करना। महिलाओं को मयूरासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी मुझे कमेंट करना, अपनी राय मुझे जरूर देना, स्पेशली महिलाएं जरूर राय देना मुझे, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए। तो एक चर्चा का विषय है, आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। पश्चिमोत्तानासन की विधि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसा लगा, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और उसके बाद भुजंगासन मैंने कहा, उसके बाद गरुड़ासन मैंने कहा, और आपका मयूरासन, इन सब पे आपकी टिप्पणी की एक्सपेक्टेशन है कि आप टिप्पणी करेंगे और मैं उन चीज़ों को लेकर के एक सकारात्मक इस पे चर्चा करेंगे। और इस पे कुछ निकल के आता है तो इसका एक अलग वीडियो भी हम बनाएंगे। तो आगामी वीडियो को लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा, जिसमें फिर और 4 आसनों को लेकर के आऊँगा और उनकी विशेषता को बताने का प्रयास करूँगा। व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइएगा, और स्वाध्याय, सानिध्य और अभ्यास जारी रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द ही आगामी व्याख्यान को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।